यस। सो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलेनॉइड। ओके, जैसे कि हमें पता है कि एक सर्कुलर लूप है हमारी। ओके, वही बॉटल है लाओ, तो अभी मैं बैंगल लेके आ जाऊंगा फिर। हाँ, सो सपोज हमारी एक सर्कुलर लूप है। ओके, अब वो सर्कुलर लूप में हमने वो तो देख लिया है कि उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो मैक्सिमम था, और वो सेंटर से जितना दूर जा रहे थे वो डिक्रीज हो रहा था। दैट वी हैव सीन। अब मतलब क्या डिक्रीज हो रहा था, मतलब क्या कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर हमें उसकी सेंटर के एक्सिस के अलोंग, सर्कुलर लूप की सेंटर के एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब कि तुम ऐसे मूव करते जाओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम भी नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी, कांस्टेंट ही रहेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे हो पाएगा? तो हमने बोला, एक हमने डिस्कस किया था, क्या? हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ओके, वो हमने डिस्कस किया, तो उसमें वही था ना कि वहां पर तो मैक्सिमम है लेकिन दूसरी भी है यहाँ पर, उसकी वजह से बीच में क्या हो जा रहा था? कांस्टेंट हो जा रहा था। डन। तो वैसा ही, ये तो दो कॉइल हुई, तो वैसा ही अगर कुछ अरेंजमेंट हम करें तो हमें उसकी एक्सिस के अलोंग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बजाय मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिले इसके लिए ये अरेंजमेंट है जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो ये अरेंजमेंट क्या है कि सपोज हमारा, ऐसा समझो कि हमारा कोई भी सपोज ऐसे होलो सिलेंडर है, होलो। ओके, उसके ऊपर तुमने ऐसे, ये सपोज पेपर लेना पड़ेगा अदरवाइज। हाँ देखो, सपोज ऐसे हो गया है। ओके, ऐसे हमारा ये एक लूप है, फिर उसके ऊपर ही दूसरी लूप, फिर तीसरी लूप, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे पूरी लूप बना दिया, स्प्रिंग जैसा बना दिया। अब ये इसको निकाल दिया, फिर भी वो तो वैसा ही रहेगा क्योंकि ये लूप किसकी बनाई है हमने? से कॉपर की। ओके, कॉपर के ये वायर जो है वो किसका है? कॉपर वायर। ओके, सो ऐसे कॉपर वायर का ऐसे एक होलो हमारे पास शाफ्ट है, कुछ भी है होलो। ओके, और फिर हमने उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंग और हेलिक्स जैसे मूवमेंट में टर्न आउट कर लिया है पूरा, और फिर वो बीच वाला मटेरियल निकाल दिया, तो भी वो कॉइल ही रहेगी। अंडरस्टूड? ये जो अरेंजमेंट हम बनाते हैं उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। डन। तो हमारा जो पर्पस है ना वो ये अरेंजमेंट से फुलफिल्ड हो जाता है। कौन सा? कि हमें यूनिट एक्सिस के अलोंग, जैसे यहाँ पर तो मैक्सिमम है, फिर ऐसे 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 जाए, एक सर्कुलर लूप हो तो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन अब एक्सिस, ये जो एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। वो हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा, एंड दैट अरेंजमेंट इज सोलेनॉइड। डन। ओके, चलो तो देखते हैं। अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर, मतलब ये इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर है। इंसुलेटिंग मतलब भाई हम हाथ से ही पकड़ के ऐसा करेंगे सो हमें करंट ना लग जाए, क्यों? क्योंकि इंसुलेटिंग है, ऊपर से डायरेक्टली हमें करंट नहीं लगेगा। तो इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर है, क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, तो एकदम क्लोजली वाउंड किया गया है। जैसे कि हम संक्रांति में वो थ्रेड को, फिरकी होती है ना हमारी, तो थ्रेड को कैसे हम क्लोजली वाउंड करते हैं। ओके, वैसे क्लोजली वाउंड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, उसकी लेंथ उसके डायमीटर के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई इट इज समटाइम कॉल्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। और अगर लेंथ डायमीटर से बहुत ज्यादा बड़ी ना हो और ऑलमोस्ट इक्वल जैसी भी हो, तो उस केस में हम वो सोलेनॉइड को बोलते हैं फाइनाइट सोलेनॉइड। वो केस भी देखेंगे हम लास्ट में। ओके, दैट इज नॉट दैट मच इन डिटेल इज देयर इन आवर सिलेबस, बट हाँ जितना है उतना डिस्कस कर लेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है वो। डन। ओके, तो क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग? मतलब बहुत ज्यादा लेंथ है, कंपेयर टू द डायमीटर लेंथ बहुत ज्यादा है। ओके, सो ऐसा अरेंजमेंट है, समझ में आया? देखो ये क्या किया हुआ है, होलो कोई पार्ट है ऐसा समझो। ओके, उसके ऊपर मैंने यहां से ऐसे करके ऐसे वाउंड किया है, ऐसे करके वाउंड कर दिया पूरा। अब करंट जा रहा है यहाँ से, ये करंट गया, फिर ये सर्कुलर लूप में यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे। डन। तो अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन राइट हैंड रूल, तो करंट तो सर्कुलर में जा रहा है तो हम करंट को अब 4 उंगलियों में ले लेंगे। करंट अगर सीधा जा रहा होता तो थंब में ले लेते,
सो सर्कुलरली करंट फ्लो हो रहा है और से जा रहा है, तो ऐसे करके ऐसे, मतलब अगर ये है ओके यही है ऐसे, सो ऐसे 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 है, तो फिर मैंने ऐसे करके टर्न कर दिया, ऐसे 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 करके टर्न कर दिया, मतलब अंगूठा जो है वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी ओके पूरे में। अभी लास्ट वाला देखो, तो लास्ट वाले में भी देखो ऐसे करके ऐसे है, मतलब ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे डाउन नीचे आ जा रहा है, ऐसे लास्ट वाला टर्न आया यहाँ आया और ये फिर नीचे, तो टर्न आया और फिर यहाँ से नीचे, है तो वही लेकिन तो एक ही डायरेक्शन मिलेगी। सारी कॉइल की वजह से, सारी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन सी डायरेक्शन में है, से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है इन दिस केस। तो मतलब सारी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एडअप हो जाएगी। अगर एक इस साइड एक उस साइड, तो प्लस माइनस के केस है। सारी की सारी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी तो वो एडअप हो जाएगी। डन ओके, सो दैट दिस इज अवर अरेंजमेंट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये तो हमने कर दिया, आई पास हो रहा है, उसकी लेंथ L है सपोज, उसका डायमीटर D है। नाउ अगेन से इफ वी वांट टू सी एज अ 3 डायमेंशनल, मान लो ऐसा हेलिक्स है, विजुअलाइज करो, हाँ अब विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये हेलिक्स है। अब इसको बीच में से मैंने काट दिया, विजुअलाइज करो, अब इसको बीच में से, यहाँ बीच में से, ये ऐसा गोला 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 है, उसको मैंने बीच में से यहाँ से ऐसे काट दिया। डन, तो सपोज ऐसा समझो यही वो गोला है ओके। अभी इसको बीच में से काट दिया, मतलब क्या, यहाँ से बीच में से ऐसे काट दिया ओके। तो अब इसके ऊपर ऐसे कॉइल थी और बीच में से मैंने उसको काट दिया, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना ओके। ये कॉइल है हमारी, उसको हमने बीच में से काट दिया। अब मैं ऊपर से देख रहा हूं, विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये कॉइल है, उसको मैंने यहाँ बीच में से काट दिया, अब मैं उसको ऊपर से देख रहा हूं, तो ऊपर से मुझे ये करंट कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, कि देखो यहां से ऐसे ऊपर से देखूंगा तो करंट ऊपर आ रहा है, लेकिन यहां से तो मैंने काट दिया है, मतलब ऐसे ऊपर आता हुआ दिखेगा, यहां से ऐसे ऊपर आता हुआ दिखेगा, देखो यहां से ऐसे, यहां बीच में से काट दिया है। यहां पर ऐसे बीच में से काट दिया, डन, ऊपर वाला तो गया पार्ट। अब मैं यहां ऊपर से ऐसे देख रहा हूं, तो देखो ये ऐसे करके आया, वो दिखेगा ना मुझे, ये जो करंट का आया वो दिखेगा डायमेंशन। मतलब क्या, कि वो जो वायर है उसकी डायमेंशन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड द प्लेन। ये जो प्लेन होगा उसमें ऐसा लगेगा कि बाहर आ रहा है ऐसे, और फिर ये पूरा ऐसे घुमा, और यहां देखेंगे तो क्या लगेगा, अंदर जा रहा है। ऊपर देखेंगे तो ये ऐसा यहां से बाहर आ रहा है लग रहा है, और यहां से अंदर जा रहा है ऐसा लग रहा है। पक्का विजुअलाइज कर पा रहे हो? उसको हम 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन पहले 3D में तो विजुअलाइज कर लिया ना। क्या ऐसी अरेंजमेंट है, अब बीच में से काट दिया, अब ये सर्कुलर लूप है, तो यहां से बाहर आता हुआ लगेगा और यहां पर अंदर जाता हुआ लगेगा, क्या, करंट। डन, और मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में है। डन ओके, चलो, सो वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, एंड दैट इज लाइक दिस। तो जो जो बाहर आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है, उसको हमने डॉट से दिखाया है, और जो जो अंदर जा रहा है उसको हमने क्रॉस से दिखाया है। एंड दिस रेड लाइन इज फॉर से डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। विजुअलाइज कर पा रहे हो? पक्का। ये जो बाहर से फिर ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है वो अभी मत देखो, अभी क्या है, यहां से बाहर आ रहा है और यहाँ प्लेन में अंदर जा रहा है। जब टॉप व्यू में देख रहे हैं तब की बात है, टॉप व्यू की बात है। अच्छा, इतना समझ में आ गया? ओके। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सपोज एक कॉइल हुई, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स, दूसरी कॉइल है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स, मतलब वो सारी एडअप हो जाएगी। वो सारी एडअप हो गई। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये कॉइल यहां से करंट बाहर आ रहा है, यहां से भी बाहर आ रहा है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, छोटी वाली ओके। यहां पर भी उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये करंट बाहर जा रहा है, अब तो तुम बाहर जा रहा है ऐसा बोल सकते हो, तो बाहर जा रहा है मतलब अंगूठा ऐसे बाहर कर दिया तो ऐसा हुआ, तो देखो ये ऐसी डायरेक्शन हो गई। डन ओके। यहाँ पर भी बाहर जा रहा है मतलब ऐसे, तो ये ऐसी डायरेक्शन हो गई, तो ऐसे ये डायरेक्शन, ये ऐसी डायरेक्शन। अब यहाँ देखो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। डन, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है।
सो इसकी वजह से इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जीरो डायरेक्ट नहीं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और थोड़ी देर बाद जीरो हो जाएगा। डन? ओके। वैसे ही यहां हम देख सकते हैं करंट अंदर जा रहा है, यहां भी करंट अंदर जा रहा है, मतलब अंगूठा ऐसे अंदर जा रहा है ऐसा, और फिर हमारी उंगली ऐसे, तो ये क्या है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज। तो देखो ये क्लॉकवाइज ऐसे और ये क्लॉकवाइज ऐसे, तो यहाँ से नजदीक में अगर आए हम ये पोर्शन की बात कर रहे हैं। ओके, ये पोर्शन में अगर बात करें तो एरो नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, वैसे ही ये पोर्शन की बात करें तो एरो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। डन? बीच में है लेकिन वहां पर बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। अंडरस्टूड? पक्का? ओके चलो। हाँ, नाउ अब देखो आगे। At a point outside the solenoid, the magnetic field due to the neighboring loops oppose each other, and at a point inside the solenoid, अंदर, okay, the magnetic fields are in the same direction, same direction में होगी. As a result of it, the effective magnetic field outside the solenoid becomes zero, and whereas the magnetic field inside the solenoid becomes strong and uniform and acting along the axis of the solenoid. solenoid की जो एक्सिस है वहां पे एक्ट करेगी, मतलब ये B की डायरेक्शन और ये सब की वजह से जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, जीरो। डन? सिंपल है। ओके चलो, अब केस कंसीडर कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना हमें, मैग्नेटिक फील्ड तो ढूंढ लिया लेकिन वैल्यू फॉर्मूला में हमें न्यूमेरिकल गिनेंगे तो वैल्यू भी चाहिए हमें। सो मान लेते हैं लेट n बी दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न आ रही है, 1 2 3 4, तो वो स्मॉल n है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, एंड I बी दी करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। पूरे सोलेनॉइड में से कितना करंट पास हो रहा है, I। ओके, सिंपल जो है वही लिखा हुआ है सब। नाउ कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। अब हम यहाँ पर एम्पीरियन लूप कंसीडर कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर PQRS, ओके, नियर द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड। डन? वेयर PQ इज L। PQ जो है उसको हमने कितना लिया है, P2Q L, मतलब यूनिट लेंथ जो हम बोल रहे हैं वो है हमारी सपोज PQ, वो है हमारी L। ये L है तो ऊपर वाली भी L ही होगी। डन? ओके, अब ये तो तुम जितना लेना हो ले सकते हैं, लेकिन जितना अंदर उतना बाहर लेना है। डन? ओके, ये ले लिया हमने। नाउ अब देखो यहां पर समझने वाली बात, अच्छा चलो पहले ये देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल कितने टर्न्स होंगे, हमने क्या बोला, n नंबर ऑफ टर्न्स है इन यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर में n नंबर ऑफ टर्न्स है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L आर n into L। यूनिट लेंथ में मतलब से 1 सेंटीमीटर में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो L सेंटीमीटर, हमने लेंथ L ली ना, तो L सेंटीमीटर में कितना होगा, तो n into L। सिंपल है। ओके, स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब से 1 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो L सेंटीमीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, सो n into L। ओके, तो वो लिखा हुआ है n into L। नाउ ये तो डायरेक्ट आ गया। ओके, तो अब देखो समझो। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं सपोज एम्पीरियन लूप में, तो हम मूव कर रहे हैं ये एम्पीरियन लूप में P2Q मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं P2Q। अगर हम P2Q मूव कर रहे हैं तो हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या हो गई, सेम, जीरो हो गई। तो वहां पर हमारी मूवमेंट और से लेंथ एलिमेंट, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल आएगा, ओके, मतलब हमारी मूवमेंट कहाँ है, P2Q, और जो B के बीच का जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। डन? ओके, फिर P2Q के बाद हम Q2R में मूव कर रहे हैं, कहां पर, Q2R में मूव कर रहे हैं। सो जब मूव कर रहे हैं वो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। डन? क्योंकि हम मूव कर रहे हैं कैसे, Q2R, और मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है ना, तो 90 डिग्री बन गया। ओके, अब हम R2S में मूव कर रहे हैं, तो R2S में मूव करेंगे, सो R2S में मूव करेंगे तब
उसके बीच में मतलब हमारी मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन बन जाएगा 180। लेकिन ये तो हमें पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो क्या है, जीरो ही है। तो फिर तुम एंगल चाहो तो लिखो 180, अदरवाइज एंगल तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जीरो है, वो तो हमने पहले ही बोल दिया है। सो हम ये बोल देंगे कि b इज इक्वल्स टू 0 और यू कैन से दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू से 180। डन, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में से एक बोल दो। डन, ओके। एंड लास्टली हम मूव कर रहे हैं S to P। सो अगर S to P मूव करेंगे तो अगेन उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90। मतलब ये जो हम मूव कर रहे हैं वो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सिंपल है, ओके। एम्पीरियन लूप में जहां हम स्मॉल dl एलिमेंट जो ले रहे हैं वो एलिमेंट में हम मूव कर रहे हैं वो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो पूरी जगह जैसे हम सर्कुलर ले रहे हैं तो सर्कुलर में तो क्या है, सब जगह सेम ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमने रेक्टेंगुलर लूप ली है तो फिर उस हिसाब से जाना पड़ेगा, स्क्वायर लेंगे तो उस हिसाब से जाना पड़ेगा। डन, ओके। सो हमने सारे एंगल्स फाइंड किए, यहाँ पर 0 एंगल, यहाँ पर 90 एंगल, यहाँ पर भी 90 एंगल और यहाँ पर 180 एंगल, लेकिन वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। दैट वी हैव डिस्कस्ड। डन, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये लिखना जरूरी है, इसमें लिखना रह गया, ओके। बट दिस यू हैव टू राइट इन थियरी। क्या कि while we are moving in the Amperian loop, the element PQ, direction of the element PQ and the magnetic field is 0. The angle between the direction element PQ and the magnetic field is 0. फिर दूसरा उसके जैसे ही the angle between the direction in the Amperian loop QR and the magnetic field is 90 degree. In the Amperian loop while moving R2s the magnetic field will be 0. वो डायरेक्टली लिख दो तुम, ओके। एंड the angle between the direction element S to P and the magnetic field will be 90. वो सारे एंगल तुम बता दो वर्डिंग में जो अभी हमने लिखा था वो। डन, ओके, वो हमने लिख दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो वो हमने लिख दिया। नाउ द लाइन इंटीग्रल, अब तो क्या करेंगे हम, हमारे पास एम्पीरियन लूप है तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देंगे, ओके। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दे एम्पियर लूप में। सो द लाइन क्या था वो, इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल्स टू म्यू 0 समेशन आई, वही था, तो वही लगा देंगे। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी over the closed path PQRS, that is PQRS में लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ में B डॉट DL that is equal to, ये B डॉट DL किसका होगा, पूरी की पूरी एम्पीरियन लूप का होगा, ओके। जैसे हमारा सर्कुलर था तो हमने DL लिया था, B बाहर कांस्टेंट और DL का L होता था, तो L मतलब पूरा 2πr, तो पूरा सरकमफरेंस मतलब पूरी लेंथ, तो यहाँ पर भी पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी। तो हमने एलिमेंट वाइज लिया है क्योंकि वहां पर तो सेम ऐसे ही 2πr बोला मतलब पूरी लेंथ आ गई, यहाँ पर पूरी लेंथ आने वाली नहीं है, इसलिए हमने एलिमेंटली लिया है। तो BDL P2Q अगेन BDL Q2R देन इंटीग्रेशन BDL R2S एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL S to P, पूरा एम्पीरियन रेक्टेंगुलर लूप जो हमने कंसीडर किया है दैट वी हैव टेकन, ओके। वो सबका सम कर दो, तो वो सबका सम करेंगे तो हमें मिलेगा डॉट प्रोडक्ट है मतलब बी डी एल कॉस जो भी एंगल होगा वो, तो उनके बीच में पी टू क्यू के बीच में तो जब जा रहे हैं तो 0 डिग्री, देन पी क्यू क्यू टू आर जाएंगे, पी क्यू आर एस में क्यू टू आर जाएंगे और बी के बीच में 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90। फिर यहाँ पर बी इंटू डी एल फिर कॉस 180 होगा, लेकिन वो लिखने की जरूरत, लिखना हो तो लिखो 180, लेकिन यहाँ पर तो बी ही 0 हो रहा है तो डायरेक्टली बी 0 लिख दो, जो बाहर वाला था वो। एंड लास्ट वाला यहाँ पे रह गया, ओके। तो ये कौन सा है, S to P which is BDL cos 90। डन, सिंपल है, वो लिख दिया। नाउ हमें पता है कि ये जो है हमारा BDL, देखो यहाँ पर तुम लिख सकते हो BDL और से cos 180 वो तुम लिख सकते हो, और ये है हमारा से S to P, ओके। नाउ अब हमें पता है क्या, BDL cos 0 तो 1 होता है, ओके। उसको छोड़ो, अभी cos 90 क्या होता है 0, तो ये तो हो गया 0 पूरा टर्म। फिर ये तो 0 इंटू समथिंग, ये भी हो गया पूरा 0, cos 90 अगेन 0, तो ये भी हो गया पूरा 0।
एक ही टर्म बची है, कौन सी? दिस. सो इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल अक्रॉस द एम्पिरियन लूप पी क्यू आर एस दैट इज इक्वल्स टू ओनली बी एंड इंटीग्रल डीएल का आंसर क्या होगा? एल. देन सो बी एल 0 0 0 0, तो वो हमारा आंसर क्या आ गया? बी एल. अब जो आंसर आता था पहले वही आया है बी एल, लेकिन सर्कुलर एम्पिरियल लूप लेते थे तो एल की जगह हम रख देते थे 2 पाई एल. यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप है और सीधी लेंथ है एल सेंटीमीटर. ओके, नाउ द टोटल करंट थ्रू द रेक्टेंगुलर PQRS इज समेशन ऑफ आई, क्योंकि हमारा इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल्स टू म्यू 0 समेशन ऑफ आई, वही हमारा है एम्पिरियन सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला. सो नंबर ऑफ टर्न्स इन द रेक्टेंगल. ओके, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? आई करंट कितने टर्न्स में से पास हो रहा है? सो नंबर ऑफ टर्न्स इन द रेक्टेंगल इनटू द करंट, तो करंट कितना जा रहा है? जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. ओके, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे? टोटल n. कितने नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल N. कैपिटल N इज इक्वल्स टू व्हाट? स्मॉल n इंटू L. स्मॉल n इंटू L अभी देखा ना इससे पहले. ओके, स्मॉल n क्या था? स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये नंबर ऑफ टर्न्स था पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए. सपोज हमने देखा कि से 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n, और L सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? तो हमने बोला ना कि L सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स मतलब n इज इक्वल्स टू n इंटू L, ऐसा हम बोल सकते हैं. ओके, तो वो क्या हो गया? n इंटू L इंटू आई. जितने एक करंट, 2 करंट, 3, मतलब अमाउंट तो सेम है आई की, लेकिन सबका सम तो करना पड़ेगा ना. वो तो एक सर्कुलर लूप था, फिर ये दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो सबका एडिशन तो करना पड़ेगा. भले ही अमाउंट सेम है, वहां भी 1 एम्पियर, वहां भी 1 एम्पियर 1 एम्पियर, वैसे टुकड़े में नहीं है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो तो कंसीडर करना पड़ेगा. डन. तो सबका सम कर दिया n l इंटू आई. हाँ, सो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई. समेशन ऑफ आई करेंगे, इसका आंसर तो हमें मिल गया है, क्या है? बी इंटू एल. और समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ आई की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या थी? हमारा एन एल आई, म्यू 0 तो है ही. ओके, सो हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या आया? अगर ये एल एल कट हो जाए तो फॉर्मूला क्या आया? बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 एन आई. ओके, तो देखो म्यू 0 हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कांस्टेंट होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होता है, आई अगर हम जो करंट फ्लो करवा रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, हम वेरिएबल नहीं कर रहे, अभी 1 अभी 2 अभी 3 अभी 4, कंटिन्यूअसली सपोज 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी दैट विल बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 एन आई. डन. ओके, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने अभी ही देखा था क्या कि n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N डिवाइडेड बाय L वो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तो लिखा था, अभी लिखा ना हमने कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू व्हाट? स्मॉल n इंटू L. स्मॉल n इंटू L दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल N. डन. ओके, तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल N डिवाइड बाय L, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये आ गया. पक्का? ओके, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने, आ गया फॉर्मूला. इट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब यही है B, ये है इनसाइड द सोलेनॉइड. ये कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेकिन यूनिट लेंथ में, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स L लेंथ में, कैपिटल N. दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया ना? ओके, बस ये फॉर्मूला मिल गया म्यू 0 ni अपॉन L. ओके, अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर रेडियस तो आया ही नहीं, कुछ r तो आया ही नहीं, मतलब r नहीं आया, मतलब क्या? तुम्हारा जो सर्कुलर लूप और जो तुम्हारा सोलेनॉइड है उसका रेडियस मैटर ही नहीं करता, इतना छोटा ही हो या इतना बड़ा हो, कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, क्योंकि फॉर्मूला में तो रेडियस आया ही नहीं है. अंडरस्टूड? ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड, देखो नोट में लिखा हुआ ही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन. जो क्रॉस सेक्शन का रेडियस है उससे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि फॉर्मूला में है ही नहीं. बाकी सारे फॉर्मूला में नीचे 2 पाई r आ जाता था. ओके, लेकिन यहाँ पर हमने लेंथ कंसिडर की है, इसलिए नाउ
at a point near the end of a solenoid the magnetic field is found to be mu 0 n I by 2। ये याद रखना, क्या at the end of the solenoid, मतलब इतना solenoid है तो ये end जो है ना near the edges, ये एज और ये एज एंड ऑफ में, तो एंड ऑफ में क्या हो जाएगा mu 0 n I डिवाइडेड बाई 2, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो गया mu 0 n I बाई 2, मतलब आधा हो गया एंड पर। और बाहर चले गए तो जीरो ही है, अभी तो हमने बोला कि सोलेनोइड के बाहर क्या है, जीरो। डन, तो वो ये याद रखना एंड पर इतना है, समझ में आ गया। अब जो मैंने तुम्हें दूसरा केस बताया था वो कि अगर लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो कंपेयर टू इट्स डायमीटर, इस केस में हम सोलेनोइड को बोलेंगे फाइनाइट सोलेनोइड। ओके, तो उसमें क्या फॉर्मूला में क्या चेंज है, म्यू 0 ni बाई 2 जो अभी एच पे हमने फाइंड किया ना, वही एंगल आ जाएगा उसमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये अल्फा बीटा कौन सा एंगल है, अगर हमारी लेंथ फाइनाइट है तो सोलेनोइड के मिड पॉइंट से हम वो फाइनाइट लेंथ के एंड को कनेक्ट कर दे तो एक साइड का एंगल हो जाएगा अल्फा, दूसरे साइड का एंगल हो जाएगा बीटा, सो दैट इज साइन अल्फा साइन बीटा। देखो स्मॉल एन ये तो लिख दिया है हमने, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड पॉइंट पी पर अगर हमें फाइंड करनी है तो वो हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसके बेस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड के लिए, तो ये जो हमने ऊपर किया यहाँ तक ही इनफ है। ओके, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो सिर्फ फॉर्मूला याद हो हमें, तुम्हें एंगल भी गिवन होगा कि अल्फा इतना है बीटा इतना है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना फॉर्मूला है म्यू 0 ni बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये 2 मत भूल जाना, ये 2 भूल मत जाना, क्योंकि हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसमें 2 नहीं है। ओके, एजेस वाले में 2 है। डन, ओके, सो दैट इज देयर। एंड अगेन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो हमें पता ही है क्या कि ये सोलेनोइड है, अभी हमें दिख रहा है कि ये ऐसे 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 जा रहा है, तो हम उंगली अगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उस डायरेक्शन में करेंगे तो अंगूठा जो है हमारा थंब वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तो पता ही है। ओके, तो वो उस डायरेक्शन में जा रहा है बस। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम, ओके, किसका ग्राफ ड्रॉ करें, मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो सोलेनोइड है, उसकी डिस्टेंस एक्सिस पे हमने बोला ना, एक्सिस पे से ही हमने फाइंड करने को बोला था। सो सोलेनोइड है, अभी उसका डिस्टेंस के साथ निकाले तो हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट ही है, लेकिन एंड पे आते आते वो डिक्रीज होती 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 धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी बाहर जाने के बाद। अदरवाइज एजेस पे क्या होता है म्यू 0 ni बाई 2, और ये क्या है वैल्यू म्यू 0 ni। डन, ओके, तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा कांस्टेंट है, एजेस पे हाफ जैसा हो रहा है और उसके बाद तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा। डन, तो ये ग्राफ भी हम बोल सकते देख ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ओके, कि मतलब अगर सोलेनोइड है, यहाँ सोलेनोइड के मिड पॉइंट से स्टार्ट किया तो दूर जा रहे हो दूर जा रहे हो दूर जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी, अरे कुछ वेरी नहीं करेगी, सेम ही रहेगा, जो मिड पॉइंट पे है वही रहेगा, लेकिन एजिस पे आ गए तो वो हाफ हो जाएगी और एजिस के बाहर चले गए तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगी। दैट्स इट, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा सोलेनोइड का टॉपिक, सिंपल है, समझ में आ गया, कल ये लिख लोगे। ओके, क्या देखा हमने फिर से, सोलेनोइड क्यों लाए हम पिक्चर में, सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन एक्सिस के अलोंग, जैसे एक सर्कुलर लूप है हमारी तो उसकी जो एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये सर्कुलर लूप है, तो एक्सिस के सेंटर पर, मतलब यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है 1/r, वो हमने देखा था, प्रोपोर्शनल टू 1/r, b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, वो हमने देखा था। तो अगर एक्सिस के अलोंग, मतलब मैं ऐसे मूव करता जाऊं तो भी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वही मिलती रहे, उसके लिए कुछ करना हो तो उसके लिए हमने ये अरेंजमेंट की, क्या, सोलेनोइड। तो एक होलो सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने कॉपर वायर को, इंसुलेटिंग कॉपर वायर को हेलिक्स और से स्प्रिंग फॉर्म में वाउंड कर दिया है। डन, तो ये ही हमारा सोलेनोइड है। अब इसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट। अंडरस्टूड, ओके। अब उसके बारे में हमने सब डिस्कस किया, तो क्या क्या डिस्कस किया कि भाई उसकी लेंथ हमने L कंसिडर की,
ओके कौन सी एम्पियर लूप जो वहां पर हमने कंसिडर की, रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप, उसकी लेंथ कौन सी कंसिडर की, एल। ओके पी क्यू आर एस में पी क्यू की लेंथ एल है, फिर आर एस और से पी क्यू क्यू आर टू एस। ओके पी क्यू आर टू एस की लेंथ भी क्या है, एल, और पी टू क्यू की भी लेंथ क्या है, एल। ओके तो वो एल कंसिडर की। अब हमने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया में कैसे दिखेगा वो भी चेक किया, तो हमें पता चला कि एक जगह से करंट बाहर आ रहा है ऐसा लगा, और दूसरी जगह से करंट अंदर जा रहा है ऐसा लग रहा था। काटेंगे तो ऐसा ही लगेगा ना, ऐसे यहाँ से अगर इस साइड में है मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, और यहाँ पे बात करें तो ऐसे करंट अंदर जा रहा है, ऐसे घूमेगा ना। ओके तो करंट अंदर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने डायरेक्टली डायग्राम देखा था, दिस डायग्राम। ओके और फिर हमें पता चला, फिर वो लिखना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबकी वजह से, सारी सर्कुलर लूप की वजह से एडअप हो जाएगी, तो सेंटर में हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। अब जो आउटसाइड करंट जो बाहर जा रहा है और अंदर जा रहा है, वहां से हम देखें तो वहां पर भी छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस साइड भी जीरो, इस साइड भी जीरो हो जाती है। ओके ये हमने देखा। एंड देन उसके बाद हमने एक रेक्टेंगुलर सर्कुलर लूप ले ली है, और उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम P2Q में मूव करें, तो P2Q में जो मूव कर रहे हैं वो एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट DL एंड B, उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0। फिर Q to R मूव करें तो DL और B के बीच का एंगल क्या हो गया, 90। फिर यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, अदरवाइज एंगल है 180, और यहाँ पर वापस एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ये सारे एंगल अब हमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल दैट इज इक्वल्स टू म्यू जीरो समेशन ऑफ आई, ये फॉर्मूला है हमारा। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल फ्रॉम पी क्यू आर एस, तो ये ढूंढना हो तो क्या करेंगे, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ पी क्यू आर एस दैट इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल पी टू क्यू, Q to R, R to S and S to P, सबके लिए लिख दिया। अब सबके लिए जो एंगल है वो cos में लिख दिया, तो 3 वैल्यूज तो क्या होती है, cos 90 तो 0 होता है, और बीच वाला ये जो R to S वाला है उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, सो 3 वैल्यू तो 0 हो गई, सिर्फ एक ही वैल्यू बाकी रही cos 01 वाली, मतलब P to Q वाली, तो वो आ गया इंटीग्रल B dl cos 0 की वैल्यू 1, तो B बाहर, इंटीग्रल dl का वैल्यू होता है L, मतलब आंसर आ गया हमारा B into L, दैट इज इक्वल्स टू क्या था, म्यू जीरो समेशन ऑफ आई। डन। सो B इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई के लिए हम लिख सकते हैं, आई तो एक लूप के लिए था, ओके सारी लूप के लिए गिनना हो तो हमने देखा क्या कि अगर 1 सेंटीमीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, स्मॉल n, तो L सेंटीमीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, तो स्मॉल n इंटू एल, तो I कितना होगा वो सबके साथ मल्टीप्लाई कर लो कि n l n I का मल्टीप्लीकेशन। डन। ओके तो वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन गया, अब n बाई एल, n इंटू एल दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल N, तो उसके रिस्पेक्ट में भी तुम फॉर्मूला लिख सकते हो, तो फॉर्मूला हमारा बन गया, एल एल कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो फॉर्मूला हमारा बन गया म्यू जीरो एन आई। डन। फॉर्मूला बन गया B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई। और अगर तुम्हें n बाई एल के रिस्पेक्ट में, कैपिटल N बाई एल के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं म्यू जीरो कैपिटल N I डिवाइडेड बाई L। ओके और एजिस पे, तो एजिस पे म्यू जीरो एन आई बाई 2, बाहर 0, उसके लिए ग्राफ भी हमने देखा। ओके तो ये हमारा मेन फॉर्मूला म्यू जीरो एन आई, ये म्यू जीरो एन आई बाई 2 एन आई बाई एल, और एजिस के लिए हमारा म्यू जीरो एन आई बाई 2। ओके हम देख सकते हैं रेडियस और डायमीटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एंड अगर फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड हुआ तो क्या है, वो जो एंगल यहाँ पर बनेगा अल्फा बीटा, उसको यहाँ पर लिख देना है, दैट्स इट। ओके उसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, बस फॉर्मूला से हमें आंसर देना होता है। ओके सो और डायरेक्शन और अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ये अंडरस्टूड, अच्छे से समझ में आ गया, कल लिख सकोगे। ओके ठीक है, हाँ बड़ा तो है कल से लिखने के लिए।